वेलकम टू ई मेडिकोसिस चैनल। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट निमोनिया। आज हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया। सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, रिस्क फैक्टर बताऊंगी, एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे एंड लास्ट मैनेज कैसे करेंगे निमोनिया वाले पेशेंट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो। निमोनिया डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन वर्ड का मतलब अब तुम्हें समझाती हूँ मैं यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इसी को बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होना होता है वो एल्वुलाई के अंदर ही होता है। और इसे हम अदर नेम से क्या बोलते हैं, एयर फिल्ड चैम्बर भी बोलते हैं, एयर फिल्ड सैक भी बोलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, नॉर्मली यही होता है। बट अगर इसमें फ्लूइड या पस फील हो जाए या फिर इंस्टीड ऑफ एयर मतलब एयर को छोड़ के कोई अदर मटेरियल क्या हो जाए, फिल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। मतलब निमोनिया इन्फेक्शन जो होता है किसकी वजह से होता है, कंसोलिडेशन की वजह से। क्या हो जाता है, जब फ्लूइड पस फील ये सारी चीज़ें फिल हो जाती है एल्वुलाई के अंदर, जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं वो क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है। जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो भी अल्टर हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि देखो यहाँ पे एयर की जगह है, जहाँ पे एयर फिल होनी चाहिए वहाँ पे क्या हो गया, फ्लूइड पस फिल हो चुका है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, क्या होगा, पस देखो एल्वुलाई फिल्ड विद फ्लूइड पस मेक डिफिकल्ट टू ब्रीथ। जो सांस लेने में दिक्कत तो आएगी, ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्यों आएगी, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था बट अब नहीं हो रहा है। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लामेशन इन एल्वुलाई, एल्वुलाई के अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। प्रोलोंग्ड, ये मैंने निमोनिक बनाया है, निमोनिया का, निमोनिया के नेम से ये। प्रोलोंग इनटेक ड्रग्स लाइक, जैसे कि कौन कौन से ड्रग्स हो सकते हैं, स्टेरॉइड का लंबे समय तक से यूज़ करना, और कैंसर के पेशेंट हो सकते हैं, पेशेंट विद HIV एंड एड्स, इन पेशेंट ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं निमोनिया के। नेजोफेरेंजल और गैस्ट्रिक सिक्रेशन एस्पिरेशन, ये बहुत मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि इसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है कि जहाँ पे क्या होता है पेशेंट को निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रेशन ये सारी एस्पिरेट कर लेगा तो भी तो क्या हो जाएगा, एल्वुलाई में तो जाएगा ही, फील तो होएगा ही, जिसकी वजह से क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे, इन्फ्लामेशन कोज करेंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमको निमोनिया देखने को मिलेगा। ET ट्यूब इंट्यूबेशन, अब क्या होता है कि एसेप्टिक टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होती है जब भी ET ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं, जब डालते हैं, जब हमें क्या करना होता है, एसेप्टिक। बट क्या होता है, कई बार क्या होता है, स्टीराइल चीज़ें नहीं होती है, अच्छी तरीके से साफ सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह कंटामिनेटेड होता है और अनहाइजीन मेंटेन करते हुए ET ट्यूब का इंसर्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को आगे मिलता है, निमोनिया देखने को मिलता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, कोई भी मैलिग्नेंसी हो या COPD का पेशेंट हो, इसमें भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। नेबुलाइजर इन्फेक्टेड, जैसे कि क्या होता है, नैब मास्क जो होता है वो क्या होता है, किसी कोई भी निमोनिया वाले पेशेंट है उसको लगाने के बाद वो इन्फेक्टेड हो जाता है, अब किसी और अदर पर्सन पे लगा देंगे तो वही, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या कोज कर सकता है, निमोनिया कोज कर सकता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन कोज लेके आया अपने साथ में, तो वो दूसरे को भी दे सकता है। इन्फेक्टेड एम्बोलाई भी कोज कर सकता है, एजमा, एडवांस एज हो सकता है, एनेस्थेटिक एजेंट्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल सेप्सिस, ये सारे क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं। कोजेटिव एजेंट कौन कौन से होते हैं, स्टेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड सूडोमोनास स्पीसीज जो होती हैं, ये सारे क्या हैं, कोजेटिव एजेंट हैं। अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी लंग्स की जो एनाटमी है उसमें कौन कौन सी पार्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, यही हम पढ़ेंगे अभी। इसमें क्या है, ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया का मतलब क्या है, ब्रोंको का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रोंकाई जो हमारी वो अफेक्ट हो रही होगी, जिसकी वजह से हमने क्या बोलते हैं, ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं। लोबार निमोनिया का मतलब यहाँ पे सिंगल लोब क्या हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है, इसलिए क्या बोल दिया है, लोब। पता है ना आपको कितने लंग्स के अंदर लोब होते हैं, लेफ्ट लंग के मतलब लंग्स के अंदर भी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोबार का मतलब भी समझ में आ गया होगा आपको, जब सिंगल लोब जब क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है।
इंटरस्टिशियल मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है हमारे एल्वुलाई जो होते हैं, एल्वुलाई की तुमने पढ़ा होगा, एल्वुलाई जो होते हैं वहाँ पे हमारे जो स्पेस बीच में बचता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। वहाँ पे अगर एरिया जो अफेक्ट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल निमोनिया बोलते हैं। ये क्लासीफाई हो गया किसके अकॉर्डिंग, अनाटमी के अकॉर्डिंग। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है, नोजोकोमियल। नोजोकोमियल का मतलब क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब यहाँ पे क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। बीएपी का मतलब क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। एससीएपी का मतलब क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में क्या होगा, जब 48 आवर्स के अंदर, जैसे एडमिशन के बाद 48 जो घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगर निमोनिया हो रहा है तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का मतलब क्या है, ईटी इंटूबेशन किया है, वो भी एसेप्टिक टेक्निक मतलब सेप्टिकली किया है, और एसेप्टिक जो टेक्निक्स है वो यूज़ नहीं की है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, वो भी कौन सा, निमोनिया हो चुका है, वो भी किसमें, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है। और हेल्थ केयर एसोसिएटेड का मतलब क्या है, जब हम पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे थे, मतलब मेडिकेशन वगैरह जितनी भी थेरेपी वगैरह, वुंड केयर वगैरह, ये सारी चीज़ें करवा रहे थे, उसके दौरान अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया। इसका क्राइटेरिया क्या है, विद इन 90 डेज हो सकता है। एंड एक्यूट केयर अगर हम 2 डेज के अंदर दे रहे हैं, जब एंटीबायोटिक थेरेपी, वुंड केयर एंड पास्ट 30 डेज के अंदर अंदर। कम्युनिटी एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, इसमें कम्युनिटी वो होती है जिसमें क्या होता है, हॉस्पिटल वाले इन्फेक्शन को छोड़ के जितने बच गए हमारी कम्युनिटी के अंदर ही आते हैं, जैसे कि टिपिकल हो गया, एटिपिकल हो गया। आगे बताऊंगी। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जब भी हम एनजी फीडिंग करवा रहे होते हैं, एनजी ट्यूब से फीडिंग करवा रहे होते हैं, जब पेशेंट कई बार एस्पिरेट कर लेता है, वो एस्पिरेट करने के बाद थोरेक्स रूट से कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, फिर उसकी वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया कोज हो जाता है। अब टिपिकल एटिपिकल पढ़ेंगे। एस्पिरेशन में नोक्टर्नल इसोफेजियल रिफ्लेक्स भी हो सकता है, एपिलेप्सी सीजर के ड्यूरिंग भी क्या हो सकता है, पेशेंट क्या कर सकता है, इसलिए कहते हैं सीजर के दौरान हमें कभी भी वाटर नहीं देना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि वो क्या कर लेता है, एस्पिरेट कर लेता है, वो कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, फिर क्या कोज करता है, निमोनिया। एल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है उसको हो सकता है निमोनिया। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वाले पेशेंट को हो सकता है, जो क्या ले रहा हो, इम्यूनो सप्रेस्ड मेडिकेशन है। जैसे इम्यूनिटी तुम्हें पता है वीक होती है किसी पेशेंट की, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं और उसके बाद क्या कोस करवाते हैं, निमोनिया कोस करते हैं। सुपरेटिव निमोनिया का मतलब क्या है, सुपरेटिव आपने बहुत बार पढ़ा हुआ ये टर्म पहले भी, जिसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे, पेनकाइमल टिश्यू के अंदर। टाइप्स पढ़ेंगे हम निमोनिया के अब। ये मेजर मेजर इनकी टाइप्स हैं। वायरल निमोनिया, इसमें क्या होता है, ड्यू टू फ्लू वायरस की वजह से होता है। ट्रीट किसकी वजह से हो सकता है, एंटीवायरल ड्रग्स की वजह से। माइकोप्लाज्म मतलब मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर और अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। लिपिड्स निमोनिया का मतलब क्या होता है, एस्पिरेशन कर लेना किसका, लिपिड्स को या फैटी या ऑयल मटेरियल को, फिर वो किस में चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड निमोनिया। रेडिएशन का मतलब, रेडिएशन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा, क्या हो जाता है, एक्सेस डोज मतलब लिमिट क्या हो जाती है, जो रेडिएशन एक्सपोजर की वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेडिएशन निमोनिया हो जाता है। केमिकल निमोनिया का मतलब क्या है, ड्यू टू एस्पिरेशन, केमिकल को एस्पिरेट कर लेना, वो भी इसकी वैल्यू दे रखी है, लेस वो पीएच कितना हो जाता है जब लेस देन 2.5। बैक्टीरियल निमोनिया में क्या हो सकता है, आपको पहले भी एग्जांपल दिए थे मैंने, स्टेप्टोकोकस निमोनिया या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारे क्या कोस करवाते हैं, बैक्टीरियल निमोनिया। अब पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। जैसे इन्फेक्शन एंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर बाय किसी भी थ्रो, मतलब एस्पिरेशन के थ्रो या फिर ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। इफ पर्सन का जो क्या होगा, इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली वो सेफ होगा, फाइट कर लेगा इन्फेक्शन, ठीक है। बट अगर इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है, तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको निमोनिया हो जाएगा। बॉडी फेल्स टू फिल्टर, फिल्टर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये पहुंच जाता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर, वहाँ भी कहाँ पे, एल्वोई के अंदर। मेनली किसको अफेक्ट करते हैं, एल्वोई को। बिकम इन्फ्लामेड, फिल विद फ्लूड, फ्लूड से फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, निमोनिया देखने को मिलता है। अब फ्लूड फिल हो गया तो वहाँ पे लेक ऑफ ऑक्सीजन भी पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही, वहाँ पे ब्लड भी नहीं, ब्लड सप्लाई भी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिमिया या हाइपोक्सिया जैसे वाली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये थी पूरी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ निमोनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ निमोनिया। सबसे पहला फेज होता है इसमें, स्टेज जो होता है कंजेशन है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीनियस एक्सोडेट्स प्रेजेंट होते हैं इन एल्वुलाई के अंदर। और ये कब होता है, फर्स्ट 24 आवर्स जैसे हो जाते हैं निमोनिया के, ये प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, फर्स्ट स्टेज जब 24 आवर्स हो जाते हैं, इसको निमोनिया के हुए। इंक्रीज ब्लड फ्लो इन लंग्स में कोज क्या करते हैं, स्वेलिंग कोज कर देते हैं, रेड और फेमलेस एयरलेस देखने में लगते हैं। अब बात करते हैं रेड हेपेटाइटिजेशन। अब ये सोचो, ये लंग्स है और ये वर्ड क्यों उठाया है, हेपेटाइटिजेशन।
मतलब क्या है, हेपेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हेपेटिक मतलब पता है किससे रिलेट कर रहा है, लीवर से रिलेट कर रहा है। लीवर का कलर कैसा होता है आपको पता है, रेडिश ब्राउनिश कलर होता है वो। तो क्या होता है, लंग्स का भी कलर कैसा हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसकी तरह, लीवर लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है उसकी तरह से कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है ये हम पढ़ेंगे। ये स्टार्ट होती है स्टेज 2, स्टार्ट होती है 48 आवर्स के अंदर। प्रेजेंस ऑफ इरेथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इस स्टेज में, एंड न्यूट्रोफिल्स भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो लीवर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो क्यों दिखाई देखने को मिलता है, क्योंकि रेड एंड फिल्मलेस और एयरलेस हो जाता है, हमारे लिए जो लंग्स होते हैं एयर फिल्ड होने चाहिए बट वो क्या हो जाते हैं, एयरलेस हो जाते हैं। और उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, रेड हेपेटाइजेशन इस स्टेज में देखने को मिलता है लंग्स। अब थर्ड स्टेज कौन सी आती है, ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, आफ्टर 5 to 6 डेज बाद ये क्या होती है, स्टार्ट होता है ये फेज, नो न्यू इरेथ्रोसाइट, एंड जो आरबीसी जो प्रेजेंट थे इरेथ्रोसाइट्स उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से ब्रेक डाउन होने की वजह से लंग्स मोर ग्रेश देखने को मिलता है। ऑलरेडी लाइज एंड डिग्रेडेड होते हैं हमारे आरबीसी, एंड न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, फिब्रिन का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, और मैक्रोफेजेस स्टार्ट हो जाते हैं टू ब्रेक डाउन होती है, जो डेड सेल्स होती हैं, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं प्रेजेंट उनको, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, ग्रे हेपेटाइजेशन। रीसोल्यूशन का मतलब क्या है, अब जो लंग्स जो हमारा क्या था, बिल्कुल ही वो डैमेज हो चुका था, अब वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, मैक्रोफेजेस डोमिनेट सेल्स होते हैं। मैक्रोफेजेस जितने भी हमारे डेड सेल्स होते हैं, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन होते हैं उनको डेड या फिर किल या इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, डेब्रिस होते हैं उनको भी इनगल्फ करना शुरू कर देती हैं, और बैक्टीरिया फिब्रिन क्लियर वो दिखाई देते हैं। लंग्स ग्रेजुअली रिटर्न नॉर्मल स्टेट, इंप्रूव ब्रीथिंग हो जाती है। ये स्टार्ट कब होता है, 8 से 10 दिन में ये स्टार्ट हो जाता है ये वाला स्टेज। अब हम देखेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, जनरल सिम्टम्स है ये। कफ प्रोडक्शन, इसमें दो तरह के कफ होते हैं, एक ड्राई कफ होता है, एक प्रोडक्टिव कफ होता है। जो ड्राई कफ देखने को मिलता है वो 30% देखने को मिलता है, बाकी 70% कैसा होता है, प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलता है। प्लूरेटिक चेस्ट पेन देख होएगा पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस रहेगा पेशेंट को, लेबर ब्रीदिंग बोल सकते हो, या फिर एक्सर्शनल ब्रीदिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसकी सारी मसल्स क्या हो जाएंगी, उनको भी क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल तरीके से वो ब्रीथ कर पाएंगे। चेस्ट पेन, एडिशनल सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, चेस्ट पेन होगा, हेडेक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, कंफ्यूजन, एंड फेब्राइल। फेब्राइल का मतलब क्या होता है, जब बॉडी में हाई टेम्परेचर हो जाता है उसको बोलते हैं टैकीपीनिया, टैकीकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी। साइनोसिस सेंट्रल में, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस, वो भी सेंट्रल में देखने को मिलेगा पेशेंट में। और हाइपोटेंशन एंड अल्टर हो जाएगा क्या, सेंसो रीजन, एंड यूज एसेसरी मसल्स, जो एसेसरी मसल्स हैं वो उनका यूज ये करते हैं किसको, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। साइंस ऑफ कंसोलिडेशन, इसमें क्या होगा, परकशन जब करेंगे तो डल साउंड आएगी, और ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड आएगी, क्रैकल्स आएंगे, एंड इंक्रीज वीएफ एंड प्लूरल रब देखने को मिलेगा, एगोफोनी एंड विस्परिंग फैक्टोरियल गाय देखने को मिलेगा पेशेंट को। क्राइटेरिया होता है सिवियरिटी ऑफ निमोनिया का, हम ये पढ़ते हैं कुरबा रूल्स। इसमें क्या होगा, सी स्टैंड फॉर कन्फ्यूजन होगा पेशेंट को, यूरिया मोर देन 7 mmol पर लीटर सिक्रेट होगा, और रेस्पिरेटरी रेट जो होगा मोर देन 30 ब्रेथ पर मिनट होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा, लेस देन 60 mmHg होगा, और एज मोर देन 63 ईयर्स होगा। ठीक है, ये कुरबा रूल है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने पहले बताया था आपको, परकशन करोगे तो कैसे साउंड होगी, डल साउंड आएगी, क्रैक आएंगे, एंड बबलिंग साउंड भी आएगी, और वो ऑस्कल्टेशन करोगे तब जाके बबलिंग साउंड आएगी आपको। स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे, केओएच माउंट करेंगे, कल्चर करेंगे, या फिर मेथानमाइन सिल्वर स्टेन करेंगे। एक्सरे में क्या देखेंगे, लोबर निमोनिया देखेंगे, कौन सा ये अफेक्ट हो रहा है एरिया पार्ट, वो देखेंगे, लोबर हो रहा है या फिर ब्रोंको निमोनिया देखने को मिल रहा है। अगर लोबर हो रहा है तो पैची कंसोलिड अफेक्टेड साइड होगा, और एयर फिलिड ब्रोंकाई अपेयर लूसेंट लूसेंट जैसे देखने को मिलेंगे, पैची एंड सेगमेंटल शेडो देखने को मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, पैरानिमोनिक इन्फ्यूजन या फिर एब्सेस देखने को मिलेगा। स्टेफाइलोकोकस ओरियस में मल्टीलोबुलर एंड शेडोइंग अब्सेस देखने को मिलेगा। ये सारी चेस्ट एक्सरे जब देखते हैं उसमें देखने को मिलता है। फुल ब्लड काउंट करेंगे, न्यूट्रोफिल्स ल्यूकोसाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काउंट नंबर चेक करना है। हीमोलिटिक एनीमिया देखना है, डब्ल्यूबीसी देखना है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे, सीआरपी देखेंगे, एंड ब्लड कल्चर करेंगे। अगर बैक्टीरिया होगा तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है।
यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे। हाइपोनेट्रीमिया होगा पेशेंट को, सोडियम का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होगा। यूरिया कितना होगा, लेस देन 7 mm होगा पर लीटर। एंड एलएफटी करवाएंगे तो हाइपो एल्बुनीमिया देखने को मिलेगा एंड इन्फ्लामेड लीवर देखने को मिलेगा। सीरोलॉजिकल टेस्ट में करवाएंगे तो एक्यूट टाइट्रस फॉर माइकोप्लाज्मा एंड कोल्ड एग्लूटेशन में 50% ये माइकोप्लाज्मा अगर वाला निमोनिया है तो वो पॉजिटिव ही पाएगा। और एबीजी एनालिसिस करेंगे तो एसिडोसिस होगा। क्यों एसिडोसिस होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और CO2 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओरोफेरिंक्स स्वैब लेंगे PCR 4 माइकोप्लाज्मा के लिए हम चेक कर सकते हैं। एंड यूरिन एंटीजेंस देख सकते हैं, न्यूमोकोकल एंड लीजन बेला एंटीजेंस दे सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या क्या करवाएंगे, एंटीबायोटिक्स थेरेपी देंगे, बीटा लैक्टम, एजिथ्रोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनिन। एंड फ्लोरो कौन से दे सकते हैं, मोक्सीफ्लॉक्सिन, लीवोफ्लॉक्सिन, सीफोटाइऑक्साइम एंड सिफ्राटाइक्सोन एंड एम्पिसिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, पिप्रासिलिन, सिफेपाइपिन, इमीपेनिम, मीरोपेनिम एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। MRS से दे सकते हैं, इसमें क्या है, लाइनेजोलिड दे सकते हैं, बैंकोमाइसिन भी दे सकते हैं। पेन के लिए क्या दे सकते हैं हम, नसेड्स जैसे कि इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सन एंड एसिटामिनोफेन दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए। और फीवर को कंट्रोल करने के लिए एस्पिरिन दे सकते हैं। और याद रखना, जो 12 ईयर्स से जो बिलो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एस्पिरिन नहीं देना है। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, कफ की मेडिकेशन देंगे और चेक करेंगे एयरवे एंड सर्कुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।